घटना चक्र आई दृष्टि ख़त्म करने के क्रम में ये हमारी 8वीं क्लास है। ठीक है, ये हमारी 8वीं क्लास है। अभी तक हमारी 7 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, हमें काफ़ी मैसेज मिल रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि सर हमें जो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं उन्हें छुड़वाते चलिए साथ के साथ, और केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करवाइए प्लीज़ जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, याद नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन चीज़ों को ही याद करवा दीजिए पहले जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, हम इसमें प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग पूरी मैगजीन जो है सारा पढ़ें, लेकिन हम उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो जानकारी के लिए होना अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम में वही चीज़ आना ये चीज़ अलग बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानकारी के लिए ज़रूरी होती हैं। आप नॉर्मली रह रहे हैं तो आपको आपके इन्वायरमेंट के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें, वो चीज़ अलग है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती हैं। ठीक है, हम एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि मोदी सरकार 3.0 पहली न्यूज़ है ये हमारी। देखो, लोकसभा के इलेक्शन हुए 2024 में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। ठीक है, एनडीए का गठबंधन जो है इसमें विजयी घोषित हुआ है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि भाई 7 चरणों में चुनाव हुआ था। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहास में दूसरा सबसे लंबा मतदान अभ्यास हुआ है। इससे पहले एक बार एक जो हुआ था सबसे लंबा, वो 1951 का हुआ था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये एक जो पॉइंट है ये याद करने वाला है कि चुनाव में लगभग 96.88 करोड़ मतदाता, यानी कि लगभग अगर हम मान के चलें तो 97 करोड़ लोग एलिजिबल थे मतदान करने के लिए। ठीक है, फिर इसमें बताया है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% की मानक दिव्यांगता, यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो 40% अगर किसी में है या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, ऐसे लोग जिनमें 40% या उससे ज़्यादा की जो है दिव्यांगता है, और या फिर वो 85 वर्ष से अधिक की उम्र के हैं, तो ऐसे लोगों घर से ही मतदान कर सकते थे। उन्हें जो है मतदान केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरी बात ये सोमपेन जनजाति है, जिसके बारे में आपको पता होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है ये। इस जनजाति ने पहली बार आम चुनाव 2024 में मतदान किया है। ठीक है, पहली बार ये जनजाति जो है शामिल हुई है, याद कर लेना इसके बारे में। साथ ही अंडमान एंड निकोबार की जो जनजातियां हैं उन सब के नाम आपको एकदम याद कर लेने, घटना चक्र में अवेलेबल हैं, एकदम देख लेना है। ठीक है, जो ज्योग्राफी के घटना चक्र है उसमें दिया हुआ है सब कुछ। ठीक, चलिए, तो शीतल देवी को लिखा है, शीतल देवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है, नेशनल आइकन नियुक्त किया है। ठीक, और फिर मैं इसमें बताया कि कुल मिलाकर मतदान केंद्रों पर 65.79% मतदान दर्ज किया गया था। ये चीज़ें भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2024 में इलेक्शन हुआ है, तो किसी तरीके से अगर कोई प्रश्न आ गया तो कहीं ना कहीं संभावना बन सकती है, इसलिए बता रहे हैं। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि ये है कि लक्षद्वीप में सर्वाधिक मतदान हुआ है 84.16%। ठीक है, वहीं अगर बिहार में देखें तो न्यूनतम मतदान हुआ है 56.19%। वो बीपीएससी वाले हैं ना, वो बीपीएससी वाले, वो एक बार इस चीज़ को देख लें। ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये देख लें एक बार। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। अब हम लेते हैं जो और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि ये जो श्रीमान राहुल गांधी जी हैं वो रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से विजयी हुए थे, लेकिन वायनाड की जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दिया उन्होंने, और इसलिए इस वक्त वायनाड की जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो खाली है। ठीक है, तो अभी वो रायबरेली से जो है सांसद हैं, ये दिमाग में रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर लोकसभा की चर्चा आई थी जिसमें बताया था कि यहाँ के जो परिणाम हैं वो शामिल नहीं किए गए थे क्योंकि जो नोटा है, नोटा विजयी घोषित हो गया था। ठीक है, नोटा विजयी घोषित हो गया था क्योंकि किसी भी उम्मीदवार की तुलना में नोटा, यानी नोटा एक ऐसा विकल्प होता है जहां हम ये चुनते हैं कि हमें इनमें से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है, यानी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो नोटा विजयी हो गया है, और नोटा विजयी हो गया तो ये प्रावधान है कि भाई उसके जो परिणाम होंगे वो घोषित नहीं किए जाएंगे। अब देखो एक और बात है कि आपको यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, और आपको प्रश्न ये बनता है आपके लिए कि जो नोटा है वो नोटा सम्मिलित कब किया गया। ठीक है, जो इलेक्शन होते हैं उनमें सम्मिलित कब किया गया नोटा, चलो ये चीज़ आपको बतानी है। 18वीं लोकसभा के बारे में बताया है कि सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र राज हैं जो 25 वर्ष के हैं, और ये कौशाम्बी की जो है संसदीय सीट से मतलब चुने गए हैं। ठीक है, वहीं अगर सबसे युवा महिला सांसद की बात करते हैं तो प्रिया सरोज हैं,
25 वर्ष की ये भी, और ये जो है 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु की महिला सांसद हैं। ठीक है, अगर इनकी देखें तो लोकसभा सीट, तो मछली शहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से ये चुनी गई हैं। ठीक है, लोकसभा 2024 में 74 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, ये दिमाग में एकदम रखना है, ये फैक्ट बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, 74 महिलाएं, जो कि कुल मेंबर्स का 13.63% है कुछ सांसद का। ठीक है, और वहीं अगर हम 2019 की बात करें, यानी इससे ठीक पिछले चुनाव की बात करें, तो 78 महिलाएं चुनकर पहुंची थी संसद में। ठीक, तो ये याद रखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में जो है जो महिलाएं संसद में पहुंची हैं चुनकर, उनमें जो है घटोत्तरी दर्ज की गई है। ठीक है, उनकी संख्या में। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली तो शपथ के दौरान कुछ जो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं, उनके जो मतलब जो अध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, उनको जो है इनवाइट किया गया। ठीक है, तो उसमें ठीक है श्रीलंका के हैं। ठीक है, आपको श्रीलंका के देखने हैं, मालदीव के हैं, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, ऐसा ना सोचना कि मालदीव के साथ में कुछ डिस्प्यूटेड इशू तो मालदीव को नहीं शामिल किया गया, नहीं, बिल्कुल मालदीव को शामिल किया गया है, क्योंकि वो एक द्वीपीय देश है और भारत के लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि इंडियन ओशन में बीच में है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें तो उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, शेख हसीना जी को किया गया था। ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, देखो इम्पोर्टेंट क्यों है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ठीक है, एक बार ये 7वां नंबर देखो, यहाँ आपको दिखाई देगा अहमद अफीफ जो सीशेल्स के उपराष्ट्रपति हैं। अब कमाल की बात पता है क्या है, कमाल की बात ये है कि इंडियन ओशन में एक ये मालदीव भी देखो दूसरे नंबर का, ये भी इंडियन ओशन में है, मॉरिशस भी इंडियन ओशन में है, वहीं सीशेल्स भी इंडियन ओशन में है। यानी कि भारत के लिए इंडियन ओशन कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ आप इन्विटेशन से ही समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी भी हैं और इंडियन ओशन में है, जो कि अगर हम भू राजनीतिक रूप से देखें तो इसका बेहद बड़ा महत्व है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला है कि भाई इसके लोकसभा के साथ साथ में 4 राज्य ऐसे थे जिनकी विधानसभाओं में भी चुनाव हुए। ठीक है, तो उनमें से पहला है आंध्र प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है उड़ीसा और फिर है सिक्किम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभाओं के भी इलेक्शन साथ में ही हुए थे। ठीक, अच्छा अगर हम देखें इनमें तो भाई आंध्र प्रदेश में हुए, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्या चीज़ याद रहना चाहिए, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हमें ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 25 हैं। ठीक है, राज्यसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा की 175 सीटें हैं, ये याद रखना है। ठीक है, कितनी है विधानसभा की 175 सीटें हैं, तो 175 सीटों पर जो है निर्वाचन हुआ। ठीक, अब कह रहा है कि इनमें से 29 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि SC कम्युनिटी तथा 7 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए अगर किसी भी तरीके से बनता है तो। ठीक, चलो बस, और इसके बारे में क्या देखना है, इसमें से हमें ये देखना है कि जब सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रयाथू कांग्रेस पार्टी यानी कि YSRCP को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जो कि इससे पहले सत्ता में थी। ठीक है, और एन चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, एन चंद्रबाबू नायडू ने। ठीक है, एक मिनट, एन चंद्रबाबू नायडू ने। ठीक है, और TDP अभिनेता जनसेना पार्टी के संस्थापक जो पवन कल्याण हैं वो यहाँ के जो हम उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ठीक, ये भी याद रखना है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये याद रखना है कि श्री नायडू ने 4थी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के बारे में इतनी चीज़ें हमने जान ली, अब देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में भी सेम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उड़ीसा में अगर लोकसभा की सीटों की संख्या देखें तो 21 है, राज्यसभा की संख्या देखें तो 10 है और विधानसभा की संख्या देखें तो 47 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला है कि उड़ीसा की 16वीं विधानसभा का कार्यकाल जो है 25 जून 2019 से 2024 तक निर्धारित था। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ इनमें से 24 सीटें, अब जो विधानसभा की सीटें हैं इनमें से बताया है कि इनमें से 24 सीटें SC कम्युनिटी के लिए, वहीं 33 सीटें जो है ST कम्युनिटी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व हैं। ठीक है, हम देखें टोटल कितनी सीटें विधानसभा में, तो 147 सीटें हैं, उनमें से देख पा रहे हैं कि 24 सीटें SC कम्युनिटी के लिए, वहीं 33 सीटें ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं। ठीक, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया है कि जो नवीन पटनायक जी हैं
वो लगभग 24 वर्ष लंबे शासन का अंत हो गया है इनका, लगभग 24 लंबा शासन, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। और मोहन चरण मांझी जो यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो कौन है, वो मोहन चरण मांझी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये जो मोहन चरण मांझी जी हैं ये कौन है, ये एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज़, ये संथाल समुदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक ठीक है। तीसरी चीज़, ये तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के जो किसी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। इससे पहले भी 2 मुख्यमंत्री किसी आदिवासी समुदाय से इस पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच चुके हैं। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आए कि जो मोहन चरण मांझी जी हैं पहली बार उड़ीसा में पहली बार जो है एक आदिवासी समुदाय से मुख्यमंत्री चुने गए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि कनक वर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा को उप मुख्यमंत्री चुना गया है, ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब देख लेते हैं अगला क्या है। अगला देख पा रहे हैं कि अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में भी हमें सेम चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, पूरी 60 सीटें हैं। उसमें बताया है कि इनमें से 59 सीटें एसटी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। कितनी, एक बार दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि जो 60 सीटें हैं उन 60 सीटों में से 59 सीट जो है एसटी कम्युनिटी के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब आगे बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे दिया कि 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी निर्विरोध विजयी घोषित हुई है। चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ें। 13 जून को ईटानगर बीजेपी नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरे कार्य के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। और चोबना मीन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक। चलो इतना हो गया। अब है सिक्किम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो यहाँ के बारे में भी हमें सेम चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या क्या याद होना चाहिए, हमें ये याद होना चाहिए कि यहाँ की अगर राज्यसभा की बात करें तो 1 सीट है, ठीक है, राज्यसभा की 1 सीट है, वहीं विधानसभा की 32 सीटें और लोकसभा की 1 सीट है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब इनमें से भी बताया है कि इनमें से 2 सीटें एससी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। कितनी, 2 सीटें। अगर हम विधानसभा की बात करें तो 32 सीटें हैं, तो इनमें जो एससी कम्युनिटी है उसके लिए 2 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। और जो प्रेम सिंह तमांग हैं, वो प्रेम सिंह तमांग कौन बने, ये दूसरी बार सिक्किम में मुख्यमंत्री चुने गए हैं, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम भारी जीत के साथ लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जो है हिमालय राज्य सिक्किम में सत्ता प्राप्त की है इन्होंने, ठीक है। चलो इतनी सी बात होगी। चलो हाँ, हमारा जो इलेक्शन वाला इशू था वो यहीं पर फिनिश होता है, ठीक। अब आ जाते हैं हम अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ क्या है, तो भाई देखो ऐसा है कि प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, ठीक है, यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, इसने क्या किया कि एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। एक रिपोर्ट जारी की है, क्या है वो, धार्मिक अल्पसंख्यकों की साझेदारी, धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक अंतर्देशीय विश्लेषण। यानी कि जो रिपोर्ट जारी की है वो भारत के ही संदर्भ में जारी नहीं की है, बल्कि उसमें और भी कई देश सम्मिलित किए गए। सवाल ये आता है भाई कितने देश सम्मिलित किए गए, तो साहब उसमें टोटल 167 देश सम्मिलित किए गए हैं। यानी कि जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें 167 देश हैं, ठीक। अब अच्छा, इसमें क्या क्या है, इसमें ये बताया है कि 1950 से लेकर के 1950 से लेकर 2015 तक जो अलग अलग देश हैं उनमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी क्या हिस्सेदारी रही है और क्या चेंज आया है, इन सब को जो है, इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है उजागर किया है, ठीक। अब इन 65 वर्ष की अवधि में इन सबको जो है उजागर किया गया है। देख लेते हैं और क्या है, देखते हैं कि 1950 से 2015 के बीच में हमने देखा ही है। अगर हम फैक्ट की बात करें जो हमें याद करने वाले हैं भारत के संदर्भ में, तो क्या क्या है कि 1950 से 2015 के बीच में क्या है कि कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी आई है, पहला पॉइंट, ठीक है। वहीं दूसरी जगह पर आ जाओ, दूसरी जगह पर देख रहे हैं कि जहां 1950 में
जहाँ 1950 में जो जनसंख्या थी भारत की वो 84.68% बहुसंख्यक हिंदू समुदाय से थी। वहीं अगर हम 2015 में देख रहे हैं तो बहुसंख्यक जनसंख्या 78.06% है। 78.06% है पूरे समुदाय में हिंदुओं की जनसंख्या, यानी कि घटोत्तरी दर्ज की गई है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्या है, तो अगला है कि भारत में 1950 में जहां मुस्लिम आबादी 9.84% थी, वहीं 2015 में 14.9% हो गई। ठीक है, जो मुस्लिम आबादी 1950 में पूरी जनसंख्या का 9.8% थी। ठीक है, चलो ठीक है। 2015 में मुस्लिम आबादी जो पूरी जनसंख्या है उसका 14.09% हो गई। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें ये बता रहा है कि अगर हम इसकी ग्रोथ देखें तो 1950 से वर्ष 2015 के मध्य लगभग 43.15% की हमने ग्रोथ रेट दर्ज की है इसमें। ठीक है, इसकी वृद्धि दर्ज की है। ठीक, अब इसमें और भी चीज़ें याद रखनी है, जैसे अगर हम ईसाई समुदाय की बात करें तो ईसाई समुदाय में भी बढ़ोतरी हुई है भारत में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बौद्ध समुदाय की तो सिख समुदाय की बात करें तो सिख समुदाय की भी जो है वृद्धि देखी गई है। वहीं अगर हम बौद्ध समुदाय की बात करें तो बौद्ध समुदाय में भी जो है वृद्धि देखी गई है। ठीक है, लेकिन घटोत्तरी दर्ज की गई है जैन समुदाय में। याद रखिए, दो समुदाय हैं जिनमें घटोत्तरी दर्ज की गई है। कौन सी है? एक तो है आपका हिंदू समुदाय जो कि इस देश में बहुसंख्यक समुदाय है, वहीं दूसरा है जैन समुदाय जो कि इस देश में बहुत ही अल्प मात्रा में मिलने वाला समुदाय है। ठीक है, तो दोनों की ही संख्या में क्या हुआ है, घटोत्तरी दर्ज की गई है। ठीक, इसमें एक और नीचे एक पॉइंट बताया है कि 5 गैर मुस्लिम देशों में अगर हम बात करें तो जैसे म्यांमार, भारत, नेपाल और भूटान और श्रीलंका, तो इसमें से बताया कि 3 देश ऐसे हैं म्यांमार, भारत और नेपाल में जहां बहुसंख्यक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई है। 3 देश है ऐसे, कौन कौन से? म्यांमार है, भारत है और नेपाल है। ये 3 देश ऐसे हैं जहाँ जो बहुसंख्यक समुदाय था उसकी ही हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई है। जबकि अगर हम श्रीलंका की और भूटान की बात करें, श्रीलंका और भूटान की बात करें तो यहाँ जो हिस्सेदारी है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। ये इस डाटा में जो है बताया गया है। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी सी बात हमें दिमाग में आ चुकी है। अब बात आती है अगली, नागरिकता संशोधन नियम 2024। देखो, आपको पता है कि वर्ष 2019 में सीए एक्ट आया था। ठीक है, वही पहले वो बिल के रूप में बना, उसके बाद में एक्ट बन गया। अब इस एक्ट के अंतर्गत क्या है, तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख, पारसी और ईसाई, मुसलमानों को छोड़कर कुल मिलाकर के जो है, अगर ये हमारे देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो बिना किसी इनसे बहुत ज़्यादा दस्तावेज़ों की और बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल के बिना ही, इनके दस्तावेज़ों की बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल के बिना ही इनको जो है नागरिकता दी जा रही थी। लेकिन इसके लिए एक कट ऑफ डेट रखी थी इन्होंने, और वो कट ऑफ डेट रखी थी 31 दिसंबर 2000 एक मिनट क्या हो गया, हाँ 31 दिसंबर 2014। ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर इन तीनों देशों में से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान कोई हिंदू समुदाय हम डायरेक्ट हिंदू समुदाय नहीं कहेंगे, जो कि बताया है इनमें, जैसे कि हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, देखो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख, पारसी और ईसाई, यानी कि जो 6 समुदाय हैं। अब इन 6 समुदायों में से कोई किसी भी समुदाय से संबंधित व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करता है, मतलब कर चुका है, और अब अगर इच्छुक है नागरिकता लेने का, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। क्या कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा यह घोषणा की गई है कि 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम लागू, चलो ठीक है, ये तो अधिनियम लागू होने की बात कही गई है। इसमें ये कहा गया है कि अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक भाषा का उन्हें ज्ञान है, इस चीज़ का जो है उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम इतने को राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित किया। चलो ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है इतना ज़्यादा, चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। फिर इसमें ये बताया गया है कि जो नागरिकता संबंधी आवेदनों को संसाधित करने का जो केंद्र सरकार के तहत किस किस संस्थानों को दिया गया है, तो बताया कि डाक विभाग है, जनगणना है, रेलवे है और एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इनको सौंपी गई है जो भी जानकारी इनको लेनी होगी,
जो भी किसी के जो डॉक्यूमेंट है, किसी को अधिकार प्राधिकार देना होगा, तो ये किसको, इन संस्थानों को सौंपा गया है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। तो देखो, ये जो दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है, इस परियोजना को जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ते समय आपको क्या करना है, आपको जाना है टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में आपको क्या मिल जाएगी, हम ये योजना और भी कई 1-2 योजना है उनको टेलीग्राम में हम पोस्ट कर देंगे इसके बाद में। तो इससे क्या होगा, आप उसमें साथ के साथ देखते भी रहिए। ठीक है, अच्छा टेलीग्राम के बारे में आपको पता नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस तरीके से, मतलब आप सर्च कर सकते हैं सोम यादव, ठीक है, ऑफिशियल, सोम यादव ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको लगभग 33,000 है या शायद 34,000, ऐसे 33,000 मेम्बर्स का ग्रुप मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अच्छा इसमें ज्वाइन होने के बाद में आपको एक और चीज़ जानकारी मिलेगी कि हम जो ये आई दृष्टि फिनिश करा रहे हैं ना, इसके टेस्ट भी हम कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, इसका टेस्ट भी चल रहा है, और उस टेस्ट में क्या है कि पेज नंबर वाइज हम बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा फिनिश करके आना है, या टॉपिक बता देते हैं फिनिश करके आना है, बच्चे याद करके ले जाते हैं पूरा, उसका फिर हम टेस्ट कराते हैं। ठीक है, टेस्ट जब उनका हो जाता है तो हमने ग्रुप के अंदर एक अलग रिवीजन सेक्शन बनाया हुआ है, तो रिवीजन सेक्शन में फिर वो सारे प्रश्नों को डाल दिया जाता है ताकि वो रिवीजन कर सकें। ठीक है, कुछ समय बाद क्विज बोर्ड की लिंक भी डाल दी जाती है ताकि आप पर्टिकुलर पेज नंबर को पढ़ के और उन पर्टिकुलर पेज का कई बार रिवीजन भी कर पाएँ। ठीक है, हम ये प्रयास कर रहे हैं। और ये लेकिन जो ग्रुप है वो पेड है, इसकी जो फ़ी है वो 249 रुपये है। ठीक है, इसमें जब आप जाओगे तो देखो 249 इसलिए करती है क्योंकि ऐसा है, इसमें वो घटनासार भी है मैगजीन। ठीक, लेकिन घटनासार वो आप लाइव अटेंड नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इसकी फ़ी थोड़ी सी कम कर दी है। वैसे इसकी फ़ी जो थी वो 349 रुपीज़ थी। ठीक है, लेकिन घटनासार के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, और आप उनको मल्टीपल टाइम पढ़ के जो है उनके टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन ये जो आई दृष्टि है, अब इसका जो अगला टेस्ट है वो 19 तारीख को होना है। जितने भी वन लाइनर हैं सारे वन लाइनर फिनिश हो चुके हैं। अब जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वहाँ से जो है ये शुरू होगा, राष्ट्रीय परिदृश्य से। ठीक है, तो राष्ट्रीय परिदृश्य का जो पहला पेपर टेस्ट होगा वो 19 तारीख को शुरू होगा। रात को 10:30 बजे टेस्ट होते हैं। आप लोग चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको एडमिशन लेने के बाद में ऐसा लगता है कि नहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको उसी दिन आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है, आप रिफंड भी अपना पूरा पैसा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये है कि एक जल विद्युत सह बाढ़ नियंत्रण परियोजना है, यानी कि एक तो जल विद्युत भी इससे निर्मित होगी, साथ ही बाढ़ का भी नियंत्रण हो सकेगा। ठीक है, बताया है कि 2880 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, और अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि मुनली गांव है उसके पास में। ठीक है, दिबांग नदी पर किया जा रहा है। सवाल आपसे एक है कि ये बताइए, दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं हाथ से मिलती है या दाएं हाथ से? ठीक है, बिल्कुल एकदम सोच के बताइए। और इसकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी सारी नदियों का एकदम आपको क्रम याद कर लेना है। ठीक, चलो आगे आते हैं। अगला है कि 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक है, ये याद रखना। इसका जो विकास है वो NHPC लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। 31,875 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत है। बताया है कि 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा, जो कि ये सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। कंक्रीट ग्रेविटी बांध का मतलब ये हो गया कि जो पानी को रोक के रखेगा, वो बांध की द्वारा बनाएगी, दीवारें वगैरह रोक के रखेंगी, तो वो सब कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ठीक है, इस बांध का निर्माण जो है रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट यानी कि RCC, यार जो रोड बनाए जाते हैं RCC तकनीक से बनाया जाएगा। ठीक है, रोलर चला करके जो गिट्टी के ऊपर जो चलाया जाता है वो RCC होती है। और इस बांध का लक्ष्य अपने चरम पर एट इट्स पीक 1 महीने में 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक जल संग्रहण करना है, और ऐसा करने वाला है विश्व का पहला बांध होगा। ठीक है, ऐसा करने वाला है विश्व का पहला बांध होगा। इस परियोजना की जो तैनाती है वो फरवरी 2032, ये जो परियोजना है वो फरवरी 2032 तक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, आगे बताया कि इस परियोजना के माध्यम से हर वर्ष 11,223 मिलियन यूनिट जो है जल विद्युत का उत्पादन होगा, और यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए, भाई अरुणाचल प्रदेश में निर्मित की जा रही है तो वहाँ के लिए भी तो कुछ करेगी। तो ये जो परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए 12% मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। ठीक है, साथ ही जो स्थानीय क्षेत्र का विकास है
उसके लिए क्या करेगी, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के रूप में ये 1% बिजली जो है मुफ्त प्रदान करेगी। ठीक है, टोटल 13% बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इससे आगे थोड़ा सा। ठीक, आगे आ जाते हैं। तो आगे फिर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं कि भाई सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन है, जो कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, इसके बारे में बताया है, जिसका निर्माण 1897 में हुआ है। कब हुआ है इसका निर्माण? इसका निर्माण 10 नवंबर 1897 में हुआ है और ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। ठीक है, वहीं अगर विश्व के में अगर हम देखें तो ये विश्व का सबसे बड़ा अगर संचालित जल विद्युत संयंत्र है तो वो चीन में है, जिसका नाम है 3 गार्जियंस। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है वो है 22.5 गीगावाट की जो है इसकी क्षमता है। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। अगला है सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री जी ने जो सेला सुरंग है वो राष्ट्र को समर्पित कर दी है। ठीक है, सेला सुरंग, चलो उसका क्या है, उसको उन्होंने बताया है सेला सुरंग के बारे में कि बात 9 जनवरी 2019 की है, जब प्रधानमंत्री जी ने इस सेला सुरंग का जो है आधारशिला रखी गई थी और 5 वर्ष में ये बनके तैयार हो गई है। तो 2024 में 5 भाई 19 के बाद में 5 वर्ष 24 हो गए, तो 9 मार्च 2024 को जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। फिर बताया कि इस सुरंग का जो निर्माण है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन संगठन के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, जो है इसका निर्माण प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत किया जा रहा है। आपको पहला तो बताना है कि भाई BRO का जो गठन कब हुआ है। ठीक है, दूसरा बताना है कि जो वर्तक है वर्तक प्रोजेक्ट वर्तक है क्या। ठीक है, हमने इससे पहले क्लास में बताया था, 2-3 बार बता चुके हैं, जब जो डेली करंट अफेयर लेके आते थे उसमें भी बताया था। सेला सुरंग समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है और यह सुरंग जो असम स्थित तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से जोड़ती है, यानी कि तवांग को तेजपुर से, यानी कि असम को अरुणाचल प्रदेश से ये सुरंग जोड़ती है। ठीक है, इसकी भी हम क्या करेंगे, इसकी भी आपको जो है टेलीग्राम में हम मैपिंग इसकी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ताकि आपको देख के समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब आगे आ जाते हैं। फिर इसमें ये भी बताया है कि बालीपारा चारद्वार तवांग जो सड़क है उससे लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला दर्रा क्या है, 1 मिनट, हाँ सेला दर्रा भी स्थित है, जो अपने जोखिम भरे और दुर्गम मार्ग के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि पर निर्मित है, मतलब ये कुछ टेक्निकल शब्द नहीं आएंगे। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं। और ये देख लेते हैं कि सेला सुरंग जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। ठीक है, तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा, जो इंग्लैंड की है, 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग को भारत में सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के द्वारा। ठीक है, अच्छा चलो इससे ये भी चर्चा आई है, भ्रांगसा पुल को भी लेकर के चर्चा आई है, जो 8 मई 2024 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा लद्दाख स्थित भ्रांगसा पुल को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन पुल कहाँ पर है, ये लद्दाख में स्थित है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, और ये जो पुल है वो श्योक नदी पर निर्मित है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, और BRO द्वारा 14,900 फीट की ऊंचाई पर निर्मित किया गया है। ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक, मात्र 174 दिनों में ये पुल जो है निर्मित कर दिया गया था, ये भी एक इसके बारे में दी गई जानकारी। अगला है शौर्य की प्रतिमूर्ति। शौर्य की प्रतिमूर्ति ये किससे संबंधित है, तो देखो आपने नाम सुना ही होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है और अखबार में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा है। लचित बोरफुकन कौन है, लचित बोरफुकन ये अहोम साम्राज्य जो असम में विस्तृत था उसकी शाही सेना के जनरल थे। ठीक है, बात है 1671 ईस्वी की, जब सराय घाट में युद्ध हुआ था असमिया सेना के बीच में और औरंगजेब की सेना के बीच में। तो औरंगजेब की जो सेना थी वो इस सराय घाट के युद्ध में, ये सराय घाट का युद्ध 1671 याद रखना। ठीक है, तो औरंगजेब की सेना थी वो हारी गई थी किसके नेतृत्व में, लचित बोरफुकन के नेतृत्व में, मतलब औरंगजेब की सेना हराई गई थी लचित बोरफुकन के नेतृत्व में असमिया सेना ने। ठीक है,
तो इसके लिए क्या हुआ कि इस हार के बाद में जो है 2022 को इनकी जो है 400वीं जयंती भी मनाई गई थी, ठीक है, 2022 को। तो क्या हुआ कि असम सरकार ने जो 24 नवंबर है उसको लाचित दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन ये अभी चर्चा में क्यों आया है? वो इसलिए आया है क्योंकि असम के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है जोरहाट। क्या है? जोरहाट, जहाँ पर कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, लचित बोरफुकन की प्रतिमा का, ठीक है, कांसे की प्रतिमा का। ऊंचाई इसकी 84 फीट है, ठीक। और ये जो प्रतिमा है वो 41 फीट ऊंचे एक मंच आसन के ऊपर स्थित है, ठीक। और इस मंच सहित इस प्रतिमा की जो कुल लंबाई अगर देखी जाए तो वो 125 फीट है। कितनी है? 125 फीट है, ठीक। चलो इतनी सी बात क्लियर हुई। और ये मतलब ये फैक्ट है कि विश्व में लचित बोरफुकन की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। इसका जो नाम है वो स्टैचू ऑफ वैलर है, ठीक है। क्या नाम है इसका? स्टैचू ऑफ वैलर। राम बी सुतार जो हैं वो इसके शिल्पकार हैं, ये भी दिमाग में रखना है। जो कि जितनी भी महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हैं उनके शिल्पकार राम बी सुतार ही हैं, ठीक। अच्छा, आपने सुना होगा कई मतलब आपने नाम सुने होंगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, और जैसे कि आपने स्टैचू ऑफ वननेस, तो इनको आपको क्या है दिमाग में रखना है, ठीक है। ये दो तो स्टैचू का नाम यहाँ पर दिया है, लेकिन बाकी की आपको जो है अपने खुद ही इंटरनेट से देखना है कहीं से, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं, उसमें हमने लिस्ट डाली हुई है, यहाँ से आपको जो है इसको याद करना है, ठीक है। स्टैचू ऑफ वननेस क्या है? तो ये आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनासा तहसील में जो है मंदाता पर्वत के निकट 108 फीट की प्रतिमा है और 54 फीट ऊंचे एक आसन के ऊपर इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। 54 फीट ऊंचा एक आसन है जो 27 फीट ऊंची कमल की पंखुड़ी सदृश आधार पर टिका हुआ है, ठीक है। स्टैचू ऑफ वननेस क्या है? स्टैचू ऑफ वननेस। इसका कब किया गया था अनावरण? जो है 21 सितंबर 2023 को किया गया था। बाकी की भी प्रतिमाएं जो है आपको याद रखनी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर स्टैचू का नाम आ जाए कि स्टैचू ऑफ वननेस या स्टैचू ऑफ इक्वलिटी या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, और इधर जो है राज्यों का नाम आ जाए, ठीक है। इस तरीके से मिलाने के लिए आ सकता है, क्योंकि आ चुका है प्रीवियस ईयर में प्रश्न आ चुका है यूपीपीसीएस में, ठीक है। चलिए अगला है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। क्या है ये? 19 जनवरी 2024 को इसका अनावरण किया गया है विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस क्या है इसमें? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कांसे की प्रतिमा है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। और इस जो प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 125 फीट है, ठीक। और यह प्रतिमा जो है 81 फीट ऊंचे एक मंच पर निर्मित की गई है। और इस प्रकार मंच सहित अगर हम मंच सहित देखें तो इस प्रतिमा की ऊंचाई जो है 206 फीट है, ठीक है। और यह विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक। ये विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी दिमाग में रखना है। और उल्लेखनीय है कि विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। चलो आगे आते हैं कि इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 175 फीट है, जो कि प्रतिमा की ऊंचाई 125 फीट हम वो जोड़ लें जो कि नॉर्मल है, और आधार भवन की ऊंचाई 50 फीट है। इस प्रकार है, ठीक। आगे आ जाते हैं। अगला है कि संसदीय विशेषाधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय, नोट फॉर वोट मामला। तो देखो मामला है ये 1998 का, ठीक है, याद रखो 1998 का मामला है, जब पीवी नरसिम्हा राव जो है सरकार में थे, ठीक है। 1998 का मामला है जो पीवी नरसिम्हा राव जो है सरकार में थे, और इनके खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो अविश्वास प्रस्ताव को क्या है, यहाँ पर कुछ एक ऐसा इशू बना था जिसमें ये कहा गया कि मतलब वोट ना देने के लिए या खिलाफ वोट देने के लिए जो है पैसे लिए गए थे सांसदों ने, पैसे लिए थे सांसदों ने, ठीक है। अब देखो, अब कमाल की बात ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 105 और एक है अनुच्छेद 194। तो अनुच्छेद 105 में ये कहा गया है कि भाई संसद के अंदर अगर कोई भी सदस्य और अगर अपना वोट देता है, मत देता है या कोई भाषण देता है, तो जो है ये विशेषाधिकार है कि उसके खिलाफ उस पर कोई भी केस नहीं चलेगा, ठीक है। और आर्टिकल 194 में ये कहा गया कि विधानमंडल के अंतर्गत अगर कोई जो सदस्य वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी केस नहीं चलेगा, ठीक है भाई। इतनी सुरक्षा तो दे दी, केस तो नहीं चलेगा।
लेकिन एक बात बताइए, क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है? मतलब ये तो नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन क्या अगर ये भ्रष्टाचार करे तो उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है? तो शायद ऐसा नहीं। लेकिन जो 1998 में जब केस आया था, जो 1998 में केस आया था, तो उस पीवी नरसिम्हा राव जो केस था उसमें क्या हुआ था, ये कहा गया था कि संसद के अंतर्गत अगर सदन के अंदर अगर बैठ के कोई वोट दे रहा है, भाषण दे रहा है, तो उसके खिलाफ जो है कि मतलब कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये बाहर अगर करते हैं संसद तो किया जा सकता है, जो सांसद है वो बाहर करते हैं तो किया जा सकता है, ठीक है। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 5 सदस्यों की जो है वो थी, मतलब पीठ थी, ठीक है, जिन्होंने ये फैसला सुनाया था। लेकिन बात आई 2024 की, ठीक है, वर्ष 2024 की बात आई, जहाँ पर जो उनका पुराना मामला था, 7 न्यायाधीश की पीठ है, इसका नाम है सीता सोरेन वर्सेस भारत संघ, ठीक है, सीता सोरेन वर्सेस भारत संघ। इसमें ये कहा कि जो 1998 में 5 सदस्यों की पीठ ने जो मतलब फैसला सुनाया था, उस फैसले को पलट दिया गया और ये कहा गया कि भाई अगर संसद के अंदर भी, यानी कि सदन के अंतर्गत भी, अगर चाहे वो लोकसभा सदस्य हो या वो विधानसभा सदस्य हो, अगर ये सदन के अंतर्गत बैठ के और अगर कुछ ऐसा मतलब चाहे वो स्पीच हो, मतलब भाषण हो उनका या फिर वोट हो, अगर इन सब में अगर कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है तो उन पर इसके रहते हुए भी कार्रवाई की जा सकती है। ये कहा गया है सीता सोरेन वर्सेस भारत संघ में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और ये देखा जाए तो मतलब अगर हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, क्योंकि देखो भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। अब आप चाहे सदन के अंतर्गत कर रहे हो या बाहर, अगर सदन के अंदर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ठीक है भाई भाषण मतलब दे सकें, उनकी स्वतंत्रता है, ये तो ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार भी बढ़ने लग जाए उसकी आड़ में, ये गलत है। तो ये फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य है, ठीक है। तो संसद तथा विधानसभाओं को भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में संसदीय विशेषाधिकार के तहत प्रतिरक्षा नहीं होगी। यानी कि जो संसदीय विशेषाधिकार हैं उनके आधार पर ये बच नहीं सकते हैं अब, ठीक है, जो कि पहले बच चुके थे 1998 में, ठीक है। तो ये बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो 1988 है उसके तहत भी इन पर जो है केस चलाया जा सकेगा अगर ऐसा कोई इशू आता है तो, ठीक है। और जो खंडपीठ है उसमें 7 सदस्यों के जो नाम हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जानकारी के लिए आप देख सकते हो, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। चलिए इतनी बात हमने समझ ली, इसकी जो कहानी थी महत्वपूर्ण समझ चुके हैं। ये आर्टिकल आपको एकदम से याद रखने हैं, आर्टिकल 105(2) और आर्टिकल 194(2), ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एक योजना का नाम, योजना है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये क्या है, तो पहले तो यही बताया है कि ग्लासगो में सबमिट हुआ था कोप 21 किसका, UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, UNFCCC का जो है कोप 26 का आयोजन हुआ था 2021 में ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। वहाँ प्रधानमंत्री जी ने जो है नवीकरणीय ऊर्जा को जो है बढ़ाने पर जोर दिया था। तो उसी के लिए क्या है, उसी के लिए ये है कि भारत प्रयासरत है कि 2030 तक भारत 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित यानी कि नॉन फॉसिल बेस्ड जो एनर्जी होगी वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी जो नवीकरणीय क्षमता सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट है उसमें कुछ डाटा दिया गया है इससे संबंधित, ठीक है। अब जो डाटा दिया गया है वो क्या डाटा दिया गया है, तो उसमें बताया है कि जो भारत है वो भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो विश्व में 4थे स्थान पर है, ठीक है। भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है पूरे विश्व में 4थे स्थान पर है। अगर हम इसमें अगर अलग अलग देखें, जैसे कि अगर हम पवन ऊर्जा के बारे में देखें तो पवन ऊर्जा के मामले में अगर हम देखें तो भारत का जो स्थान है पवन ऊर्जा के मामले वो 4था है, ठीक। सौर ऊर्जा में देखें तो सौर ऊर्जा में जो भारत का स्थान है वो 5वां है। ये इसमें जो है फैक्ट दिए रखे हैं, ठीक है, ये आपको याद कर लेने, एकदम एज इट इज़ जैसे हैं वैसे के वैसे याद कर लेने, महत्वपूर्ण है, ठीक। चलो ठीक है, अब कुछ और भी पॉइंट दिए याद करने के लिए कि 29 फरवरी 2024 को मोदी जी की अध्यक्षता में जो है मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल ने क्या किया, उसने लिया है ये फैसला PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी देने का, ठीक है। चलो ठीक है, ये क्या होगा, तो ये क्या होगा कि ये पहले तो ये समझ ली कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंतर्गत संचालित ये योजना है, ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितने, 1 करोड़ घरों की छत पर, ठीक है। चलो ठीक है,
इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें क्या किया जाएगा कि प्रत्येक परिवार को लगभग 300 यूनिट की निःशुल्क बिजली यानी कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो सकेगी इसके तहत, क्योंकि उनकी छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। अब वो अपने लिए तो यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर उनकी एनर्जी बच रही है कि भाई हम यूज ज़्यादा नहीं कर रहे लेकिन हमारे पास प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही है, तो वो इससे संबंधित कंपनियों को बेच भी पाएंगे। ठीक है, ये जो है इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है। इसका जो लागत है 75,021 करोड़ लागत है। 2 किलोवाट क्षमता की अगर सौर ऊर्जा कोई स्थापित करवाता है तो वहाँ गवर्नमेंट 60% की सब्सिडी देगी। अगर 2 से 3 के बीच में अगर कोई स्थापित करवाता है तो वहाँ गवर्नमेंट 40% की सब्सिडी देगी। ठीक है, 3% से ज़्यादा करवाता है तो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी। यानी कि अगर कोई 3% की स्थापित क्षमता तक अगर कोई स्थापित करवा रहा है सोलर पैनल और मतलब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो उपकरण स्थापित करवा रहा है, तो अगर हम देख रहे हैं 3 किलोवाट क्षमता तक अगर करवा रहा है तो गवर्नमेंट उसको जो है देगी मतलब सब्सिडी, और उससे ऊपर करवा रहा है तो नहीं देगी। अब 2 से 2 किलोवाट क्षमता तक करवा रहा है तो हमने अभी देखा ही कि भाई 60% गवर्नमेंट वहन करेगी क्षमता और इसकी जो कुल लागत होगी, और 2 से 3 के बीच में करवा रहा है तो गवर्नमेंट 40% करेगी। ठीक है, ये याद रखना है। अगला दिया है कि प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव बनाया जाएगा, जो क्या होगा वो रोल मॉडल के रूप में काम करेगा वो गांव। ठीक है, ये भी बताई गई है। और रूफटॉप सौर प्रणाली से प्राप्त निःशुल्क बिजली और अधिशेष जो सरप्लस बिजली हो जाएगी वो क्या होगा, वो वितरण कंपनियों को, जो बिजली वितरण कंपनियां उनको हम बेच सकेंगे। तो हर साल ये लगभग अनुमान लगाया गया है कि 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होने की ठीक ठाक संभावना है। ठीक है, ये चीज़ जो है इसमें बताई गई है। ठीक, चलो अब देख लेते हैं आगे एक बार। हाँ, ये कहा है कि रूफ, ये यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं कि इस योजना के परिणाम स्वरूप आवासीय क्षेत्र में छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना से 30 गीगावाट की सौर क्षमता की वृद्धि होगी। और साथ ही बताया है कि रूफटॉप सौर प्रणालियों में 25 वर्षीय जीवन काल के दौरान 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कटौती होगी। ठीक, ये चीज़ जो है इसमें बताई गई है। चलो अब आ जाते हैं हम आगे क्या दिया रखा है, आगे दिया है बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है, और ये किया गया है बेंगलुरु में। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है स्टेम के अंतर्गत महिलाओं को बढ़ावा। स्टेम क्या है, तो देखो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ये होगा स्टेम की फुल फॉर्म। तो इसमें क्या है कि स्किल को सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए जो है इसके तहत बढ़ावा दिया जाएगा, और इसके साथ ही इसमें विमानन क्षेत्र में नौकरियों हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 150 नियोजित स्थानों, 1 मिनट यहाँ पर देख लो। हाँ, देख रहे हैं 150 नियोजित स्थानों पर स्टेम प्रयोगशालाएं निर्मित की जाएंगी, जो स्टेम क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए उनमें रुचि को जागृत करेंगी महिलाओं के अंतर्गत। ठीक है, चलो ठीक है। आगे बताया है कि BIETC परिसर। ठीक है, इसके तहत क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटक में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के एक अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलो ठीक है। यह परिसर 1600 करोड़ रुपए के निवेश से 43 एकड़ क्षेत्र में निर्मित है। चलो ठीक है, तो ये बताया कि यह बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। ठीक, और अमेरिका के बाहर बोइंग की सबसे बड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा भी है। बोइंग क्या है, ये USA की एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट और ये सब हथियार वगैरह बनाती है। ठीक, जहाज वगैरह का भी निर्माण करती है। फिर बताया कि फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने तुमकुरू जो कर्नाटक में है HAL हेलीकॉप्टर विनिर्माण संयंत्र की जो है आधारशिला रखी है। ठीक है, और आगे बताया है कि ये जो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है। ठीक है, ये चीज़ आगे बताई गई है। चलो, ये यहाँ पर एक ना स्वाति पोर्टल की भी चर्चा की गई है, एक बार इसको भी देख लो। और ये जो प्रश्न है स्वाति पोर्टल, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके अवसर पर क्या किया गया कि नई दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी यानी कि INSA में स्वाति नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया। किसके अवसर पर,
11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, इस डे के अवसर पर नई दिल्ली में जो है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में स्वाति नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक, स्वाति की फुल फॉर्म क्या है? स्वाति की फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, ये है स्वाति की फुल फॉर्म। तो इसे स्टेम में भारतीय महिलाओं एवं बालिकाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, किसमें? स्टेम में। ठीक, चलो ठीक है, यह भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है। चलो ठीक है, इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। क्या, किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा। ठीक है, चलो ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अगला है चुनावी बॉन्ड योजना, जो है असंवैधानिक घोषित कर दी गई है। अच्छा, इसके तहत क्या था? पहले ये था कि भाई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, अब पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है और इस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रहा है पता ही नहीं है। चलो ठीक है, अब मान के चलो भाई इसके लिए एक आ गया कि इससे तो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि लोग ना, जो पार्टी जीत रही होगी उस, जो कंपनियां कुछ गलत कुछ कर रही होंगी, तो जो पार्टी जीत रही होगी उसको जाकर के चंदा दे देंगी, तो उसके प्रति जो सरकार का रुख जो है नरम पड़ जाएगा। क्या करना चाहिए? तो इसके लिए क्या किया गया कि 2018 में एक चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई, और इसके तहत क्या किया गया कि एसबीआई बैंकों को ये कहा गया कि ये चुनावी बॉन्ड जो है जारी करेंगी, और उस बॉन्ड को कुछ कंपनियां आकर कंपनियां या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उस बॉन्ड को खरीदेंगे। चलो ठीक है, पैसे दिए बैंक को और इन्होंने ये बॉन्ड ले लिया। अब ये जो पैसे हैं ये पहुंच गए एसबीआई के पास, इन लोगों के पास पहुंच गया बॉन्ड। अब जो एसबीआई के पास जो पैसे पहुंचे हैं, ठीक है, क्योंकि एसबीआई ने तो बॉन्ड जारी किया था। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को लेकर के ये जाएंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास और पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड दे देंगे। अब इस बॉन्ड को लेकर के और पॉलिटिकल पार्टी आएगी एसबीआई के पास और कहेगी भाई इतने रुपए का बॉन्ड है लाओ, तो एसबीआई क्या करेगी? बॉन्ड तो ले लेगी और पैसा इनको दे देगी। समझे? मतलब पहले डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को देते थे, अब एसबीआई के थ्रू देंगे, लेकिन अब भी पारदर्शिता कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो पैसा होगा, अब ना तो इसका नाम उजागर किया जाएगा कि भाई ये बॉन्ड किसने खरीदा है, ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो इससे क्या है कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं मतलब कोई भी फ़ायदा मिला ही नहीं था, जो हम सोच रहे थे कि इससे कुछ भी फ़ायदा मिलेगा, यानी कि जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा, ओपन होंगे नाम, ऐसा कुछ नहीं फ़ायदा मिला। ठीक है, तो इसलिए सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को क्या किया? 5 सदस्यीय एक संवैधानिक पीठ बिठाई और उसने इस योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, बात है इतनी बात समझ में आई। तो इसमें बताया कि इसका उद्देश्य जो है देश में राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना था, इस योजना का उद्देश्य, जो कि अपने उद्देश्य में ये पूरी हो नहीं पाई थी। ठीक है, और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है इसको। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं आगे। उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से संबंधित सूचना को गोपनीय रखने के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मतदाताओं के अधिकार का उल्लंघन करती है। ठीक है, अब बताओ 19(1)(a) के अंतर्गत है क्या? ठीक है, बताओ जरा, तब तो हम जाने। आगे आ जाओ। आगे ये जो दिए गए हैं कि उच्च न्यायालय के अपने निर्णय में चुनावी बॉन्ड योजना के साथ साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 29(c)(1), इसके साथ ही वित्त अधिनियम 2017 की धारा 137, इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182(3), इसके अलावा वित्त अधिनियम जो 2017 की धारा 154 द्वारा संशोधित, इन सब में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 113(a)(b) और साथ ही वित्त अधिनियम 2017 की धारा 11 द्वारा संशोधित, जो भी मतलब इनमें जो भी संशोधन किया गया था वो सब क्या असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब इन सब के तहत क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में संशोधन किया गया था। ठीक है, इनको एकदम पर्टिकुलर जाकर के तुम्हारे लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अनुच्छेद पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ना कि अब कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट के अंतर्गत ये था कि कोई भी अगर नई कंपनी आती है तो उसके लिए एक रेशियो निर्धारित था कि वो अपने फ़ायदे का केवल इतना ही पैसा जो है
फंड के रूप में दे सकती है। लेकिन ये बाकायदा क्या किया गया, बाकायदा एक्ट लाया गया और इसमें परिवर्तन किया गया कि अब कंपनी चाहे कितना भी पैसा दे ले। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा पहले ऐसा होता था कि कोई कंपनी होना चाहिए 3 साल पहले से एस्टेब्लिश है तभी वो फंड दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। अब ऐसा कुछ नहीं कि कल पार्टी आई, फंड उसने सीधा दिया और अगले दिन वो ख़त्म होगी पार्टी, सॉरी कंपनी, हम कंपनी की बात कर रहे हैं। कल एक कंपनी स्थापित हुई, फंड दिया और अगले दिन वो कंपनी ख़त्म होगी। अब भाई कौन सी कंपनी थी, कैसे ख़त्म हो गई अचानक, और थी भी या नहीं, या फिर सिर्फ प्रोपेगेंडा था ये, मतलब फ़ंड लेने के लिए जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का ये एक तरीका था क्या? बहुत सारे सवाल सामने आ रहे थे। तो क्या किया गया, फाइनली इसको क्या किया गया, फाइनली इसको कर दिया गया असंवैधानिक। और इसके लिए एक आध परिवर्तन नहीं किया गया, जो आयकर अधिनियम था उसमें ये भी कर दिया गया कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना लेने का प्रयास करता है तो उसको सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि आयकर अधिनियम को आरटीआई एक्ट के अंतर्गत से भी बाहर कर दिया। क्यों? नहीं तो सूचना देनी पड़ेगी, चीज़ें ओपन होंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें बाकायदा रणनीति बनाकर की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए काफ़ी समय बाद किया है, लेकिन बहादुरी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित होगा इस क्षेत्र में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अच्छा देखते हैं कि इस जो निर्णय है को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बॉन्डों के जारीकर्ता यथा बैंक तथा भारत एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 तक ये बहुत सारी कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई इतनी महत्वपूर्ण है नहीं आपके लिए, जो मेन पॉइंट थी वो आपको बता दिया है। ये कि भाई किस पार्टी को कितना चंदा मिला, तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को उससे सेकंड नंबर पर, आईएनसी को यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को तीसरे नंबर पर। ये नाम दिए गए, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। अब ये जो कुछ कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज था कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इन सब का, तो ये भी जो एग्जाम में इतना ज़्यादा आने का है नहीं। ठीक है, चुनावी बॉन्ड एक प्रोमिसरी नोट होता है, ये याद करने वाली बात है। जो चुनावी बॉन्ड है, जो वचन पत्र, वो प्रोमिसरी नोट था, यानी प्रोमिस के आधार पर वो नोट जारी किया गया था और बाद में उस नोट को लेके जाएंगे तो उसको पैसा मिलेगा। भाई एक प्रोमिस तो ही था क्या कि ये नोट है। अब ये नोट है पॉलिटिकल पार्टी के पास। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टी जब इसको लेकर के बैंक के पास जाएगी, तो बैंक ने जब ये नोट दिया था तो एक प्रॉमिस किया था कि तुम जब भी इस नोट को लेकर के हमारे पास आओगे ना, हम तब तुम्हें पैसा देंगे। तो ऐसा ही है, बैंक जो प्रॉमिसरी नोट की तरह ये काम कर रहा था, जिसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टी जाती थी उनको पैसा मिलता था। ठीक है, इस पर खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता था। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, इस पर खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता था। बताओ भाई काहे की पारदर्शिता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था जो भारत का नागरिक था। ठीक है, और दूसरी की कॉरपोरेट निकाय द्वारा ये बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। ठीक है, कॉरपोरेट निकाय के द्वारा। कितने के थे ये बॉन्ड, तो 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख और 1 करोड़, यानी कि 1000 रुपये से 1 करोड़ तक के ये बॉन्ड जारी किए जाते थे। ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ पर सोचने वाली है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति गया, बैंक को पैसा दिया। ठीक है, ये बैंक है, बैंक को पैसा दिया, पैसा तो दे दिया, लेकिन जो उसको चुनावी बॉन्ड था वो लेकर के आया। ठीक है, और वो अपने पास रखे रहा, और उसने क्या किया कि 4 साल बाद इसको दिया। किसको दिया? और 4 साल बाद पॉलिटिकल पार्टी को दिया। पॉलिटिकल पार्टी अब इस बॉन्ड को लेकर के बैंक के पास पहुंची कि लो बॉन्ड लो, पैसा दो। तो बैंक क्या करेगी? मना कर देगी। पता है बैंक क्या कहेगी? बैंक ये कहेगी कि 15 दिनों के अंतर्गत, जब हमने ये जारी किया था उसके 15 दिनों के भीतर अगर तुम हमारे पास आ जाते ये लेने तो ही तुम्हें देते। 15 दिनों के भीतर अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी जो राशि थी ना, जो पैसा था जो तुम्हें मिलने वाला था, वो हमने जमा कर दिया है। कहाँ जमा कर दिया है? प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति 15 दिनों के अंतर्गत अगर कोई पार्टी पैसा लेने नहीं पहुंचती है तो जो जारी किया गया था ना बॉन्ड, वो प्रधानमंत्री राहत कोष में वो सारा पैसा जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, उसकी 29 ये धारा क्या कहती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये चीज़ आपको सर्च करनी और कमेंट आपको करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, लेकिन कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक भी कर दिया कीजिए अगर आप सही लगे तो। ठीक है, और चलो आगे देखते हैं। चलो हाँ, इसके तहत क्या किया गया था कि पिछले आम चुनावों में कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल ही
चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र थे। यानी ऐसा नहीं कि छोटी छोटी पार्टियां भी ऐसा मतलब कोई भी चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई पार्टी ऐसी है जो पिछले आम चुनाव हुए और उन आम चुनावों में कम से कम 1% उसने वोट प्राप्त किए, तो उस पार्टी को चुनावी बॉन्ड के तहत फंड लेने का अधिकार था। ठीक, जो SBI है उसको बॉन्ड जारी करने का अधिकार दिया गया था, इसमें दिया गया है, ये याद ही होगा। चलो आगे आ जाते हैं। अगला है भारत रत्न 2024। अभी तक ये पता 1954 से शुरू हुए थे, अभी तक 48 पुरुष 5 महिलाओं को दिया जा चुका है। और अभी जो दिया गया है वो एक बार अगर हम 30 मार्च की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को और PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को दिया गया। लेकिन अगर हम 31 मार्च की बात करें, यानी कि उससे ठीक एक दिन बाद, तो लाल कृष्ण अडवाणी जी को दिया गया। अब इस पे भी 1 नंबर लिख लो आप, ठीक है, 1 नंबर लिख लो, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो एग्जाम में डेफिनेटली आना है, 100% ये प्रश्न आना है। ठीक है, चाहे वो UP PCS का प्रश्न पेपर हो या वो समीक्षा अधिकारी का पेपर हो। ठीक, इनमें जो है ये प्रश्न आना ही आना है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, आगे जाने। अब इनमें जो बाकी के 4 हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं उनको जो है लाल कृष्ण अडवाणी जो है उनको जो है जीवित रहते हुए सम्मान दिया गया है। बाकी के 4 जो हैं उन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर, इनमें नाम है, कुछ नामों के बारे में आपको हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। तो जो जननायक के नाम से, पीपल्स हीरो के नाम से जाने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, 1978 में मुंगेरी लाल आयोग बना था। ठीक है, उसके सिफारिशों के आधार पर राज्य में सर्वप्रथम पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण को लागू किया था। किसने? कर्पूरी ठाकुर ने। ठीक है, किस राज्य में? ये बिहार राज्य की बात चल रही है। चलो ठीक है। लाल कृष्ण अडवाणी जी जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री रहे वर्ष 2002 से 2004 के बीच में। ठीक, चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको पता ही है, जनता दल की सरकार बनी थी, लेकिन बाद में पता चल गया था कि हमें जो है बहुमत नहीं मिलेगा। ठीक है, इन्हें पता चल गया था कि हमें बहुमत नहीं है मिलने का, तो इन्होंने क्या किया था कि ये उस समय की बात है जब 1977 में जब जनता दल की सरकार बनी थी। ठीक है, इंदिरा जी की सरकार बनने के बाद में, तो ये तब की बात है। तो उसमें फिर इन्होंने हाथ मारा था मोरारजी देसाई के बाद में। ठीक है, तो ये क्या था कि लोकसभा में गए ही नहीं थे बहुमत सिद्ध कराने। ठीक है, ताकि इन्हें पता था, क्योंकि इन्हें पता था कि बहुमत सिद्ध होगा नहीं, आखिरकार में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, इसलिए गए ही नहीं। ठीक, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को इन्होंने शोभित किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों को लेकर के भी इनका नाम काफ़ी रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। आगे हैं PV नरसिम्हा राव, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं कब से? 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। ठीक है, और भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, चलो आ जाओ। MS स्वामीनाथन का नाम तो भाई सबने सुना ही होगा, इनके बारे में सुना ही होगा आपने। ये फादर ऑफ इंडियन, जो इंडिया में रिवॉल्यूशन हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, भारत में जो हरित कृषि है उसके जनक के रूप में इनको माना जाता है। ठीक, टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में इनका नाम सम्मिलित किया गया था, और 1988 में चेन्नई में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर इनके बारे में पढ़ लेना। आगे आ जाते हैं। अगला है डॉल्फिन शोध केंद्र की बात चल रही है, तो ये पटना में खोला गया है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पर बताया है कि पूरे दुनिया में 6 जीवित प्रजातियाँ हैं डॉल्फिन की। उनके बारे में बताया कि एक अमेजन में, दूसरी सिंधु, तीसरी गंगा, चौथी इरावदी, 5वीं तुकजी और 6वीं यांगत्जे। ठीक है, ये 6 प्रजातियां हैं, किसकी हैं? ये डॉल्फिन की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो है इनके बारे में बताया है। तो इनके लिए क्या बताया इन्होंने कि 24 अक्टूबर 2023 की बात है, जब एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देश मिले और उन्होंने क्या किया, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक वैश्विक घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, इनको बचाने के लिए। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा की बात है ये। ठीक, बोगोटा में ऐसा किया गया था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाई 2030। ठीक है, चलो ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। 11 देश जो है वो एक बार यहाँ दिए रखे हैं, इतने महत्वपूर्ण है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी एक बार देख लेना। ठीक है, दिमाग में नज़र मार लेना ताकि हल्का सा रहे। भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।
ये भी आपको पॉइंट याद रखना ही है। ठीक, चलो अगला है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखो 25 फरवरी 2024 की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। यह सेतु ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। बेट द्वारका द्वीप कहाँ है? द्वारका के बगल में है बेट द्वारका द्वीप, जो कि गुजरात से आके जो है समुद्र क्षेत्र में डूबा हुआ है। ठीक है, आधा सा। और कुल लंबाई इसकी जो है 2.32 किलोमीटर है, जिसमें से 900 मीटर लंबा केबल के सहारे टिका हुआ है पुल। ठीक है, इस पुल की बात चल रही है, पुल की लंबाई की बात चल रही है। ठीक, और यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। इस सेतु को 4 लेन वाली संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है, ये भी इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है। इस सेतु के निर्माण के बाद द्वारका एवं बेट द्वारका के बीच में जो है यात्रा में कटौती हो जाएगी। इसका भी जो चित्र है वो चित्र क्या करेंगे हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, कहाँ? टेलीग्राम पर। ठीक है, मैप। आगे आ जाते हैं, अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में सुना ही होगा। ठीक, तो उसी की तर्ज पर जो है ये एक योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? चलो एक बार इसका उद्देश्य देख लेते हैं। देखो, यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था, ये भी जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, अब ये जो योजना है वो 8 फरवरी 2024 को प्रेस विज्ञप्ति में इसके बारे में बताया गया था, और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना इसका नाम रखा गया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, चलो ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 11 सितंबर 2024 को जो मंत्री जी हैं राजीव रंजन सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये जो है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की एक उप योजना है। ठीक है, योजना नहीं, उप योजना है। यह उप योजना सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये योजना तो है, अभी हमने कहा था यह योजना नहीं, योजना तो है लेकिन इसकी उप योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की उप योजना है। ठीक, चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे इन्होंने बता रखा है कि इस उप योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना, यानी कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ फिशरीज सेक्टर, और मत्स्य पालन से जुड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को समर्थन देना है इसका उद्देश्य। ठीक है, चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड। ठीक है, इसके तहत कहा है कि भाग 4 में जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें क्या है, एक है अनुच्छेद 44। ठीक है, और उस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि पूरे देश में क्या करे, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए धीरे धीरे। ठीक है, ये बताया गया अनुच्छेद 144 में। चलो ठीक है, फिर क्या, तो 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जारी कर दिया। ठीक है, अब उसमें क्या है कि उसके तहत क्या है कि इसको भेजा गया प्रेसिडेंट के पास। राज्यपाल ने क्या किया, प्रेसिडेंट के लिए इसको आरक्षित कर दिया। अब प्रेसिडेंट या तो इस पर पुनर्विचार के लिए भेजते या फिर इसको पारित कर देते, प्रेसिडेंट ने इसको पारित कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य अगर देखा जाए तो वो उत्तराखंड है। लेकिन आज़ादी के पहले से भी गोवा में ये काम चल रहा है, और सवाल है सन का। ठीक है, ईयर क्या है ये आपको एकदम से पता नहीं। ठीक, गोवा में कब लागू हुई थी समान नागरिक संहिता। ठीक है, अगला है कि 11 मार्च 2024 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी। राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, चलो ये क्या कह रहा है कि जो इस अधिनियम का उद्देश्य है वो क्या है, शादी हो गई, डिवोर्स हो गया, या फिर सक्सेशन हो गया यानी कि उत्तराधिकार हो गया, या फिर लिव इन रिलेशनशिप हो गया, इन सबको जो है नियमित करने का उद्देश्य है। इसके तहत इसका जो विस्तार है पूरे उत्तराखंड में किया जाएगा। ठीक है, एक ये बात ले रखिए। फिर कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस संहिता में जो अंतर्विष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। ये कह रहा है कि आर्टिकल 342, आर्टिकल 366 और इसके खंड 25 में जो मतलब किसी अनुसूचित जनजाति के लिए जो प्रावधान है ना,
तो ऐसा नहीं होगा कि ये नियम उन पर भी लागू होंगे, ठीक है, ये नियम उन पर लागू एकदम नहीं होंगे, ठीक। चलो, तो आज की न्यूज़ है, आज की जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।